दोस्तों आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को आप अंत तक सुनेंगे ना तो आपके खोपड़े में से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस निकल जाएंगे। नेपाल की क्रांति क्यों हो रही है? जो वामपंथी कांग्रेसी पहले इसकी बड़ाई कर रहे थे, इसको फॉलो करने की बात कर रहे थे, अचानक से इसका विरोध क्यों करने लग गए हैं? जो इस्लामिक लोग अब तक खुश हो रहे थे कि नेपाल के अंदर वाह कितना मजा आ रहा है, अब वो रो क्यों रहे हैं? हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए अच्छी खबर क्यों है? ये किसके द्वारा प्रायोजित है? अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति के सुर क्यों बदल गए? वो अब भारत और हिंदुओं की सबसे बड़ी पावर यानी नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त क्यों बता रहा है? इसका नेपाल की इस क्रांति से क्या लेना देना है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखेगा, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर अच्छी लगे तो सबके साथ में शेयर भी कीजिएगा। नेपाल के अंदर काफी समय से जेन जी का, नए स्टूडेंट्स जो हैं, उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। यह विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है कि इस समय पर संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री के घर तक सबको आग के हवाले किया जा चुका है। And they want to control us just like a dictator. कुछ महीने पहले आपने नेपाल के एक लड़के का भाषण सुना होगा। उसने हूबहू हिटलर को कॉपी करते हुए भाषण दिया था। Today I stand here with a dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. ये लड़का भी आज इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है और वो भी पूरी स्कूल की ड्रेस में। वही ड्रेस है, पीछे कंधे पर बैग भी टंगा हुआ है। और जितने भी नई पीढ़ी के बच्चे हैं भाई, वो इसको फॉलो कर रहे हैं। इसको देख करके हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेताओं में तगड़े किस्म का ऑर्गेजम आया था। सिर्फ 19 लोगों के मरने पे नेपाल के होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा? सोचो, इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, पावर स्ट्रक्चर हिल जाए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले जब बांग्लादेश के अंदर इसी प्रकार की घटनाएं हुई थी तो राकेश टिकैत ने तो खुलेआम धमकी तक दे दी थी। साफ कहा था कि हिंदुस्तान में भी होगा। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निबट जाता केस। और ऐसा भी नहीं कि राकेश टिकैत ने काम पहले नहीं किया था। 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाया गया, जो लाल किले पर तोड़फोड़ की गई और खाकी वर्दी को मारा और पीटा तथा ऊपर से फेंक दिया गया, इसने पूरे विश्व के अंदर भारत का सर शर्म से नीचे झुका दिया था। और यह भी उसी प्रकार का एक प्रयास था। अभी अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, उसके बाद में बांग्लादेश, म्यांमार, ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट होने ही वाला था। नेपाल बीच में बचा हुआ था, अब वो नेपाल तक आ चुका है। लेकिन इन सब से पहले ये सारे प्रयोग भारतवर्ष में हो चुके हैं। यानी कि पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट भारत के लिए तैयार किया गया था, परंतु यहां ना हो पाया तो उस शक्ति का प्रयोग आसपास के देशों में किया जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान की मूर्ख जनता को उन सब के उदाहरण देकर बहलाया फुसलाया जा सके। अभी ये ऑर्गेजम धीरे धीरे चढ़ ही रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश के उदाहरण हिंदुस्तान को दिए ही जा रहे थे। बड़े बड़े पिद्दी पत्तलकार इन सब को भारत के लिए एक नजीर बता रहे थे। एक सबक है इस आंदोलन का कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से जनता को आप नहीं रोक सकते, उसकी आवाज, उसकी बेचैनियों को आप नहीं रोक सकते। जनता को जिस दिन आना होता है वह आ जाती है, इंटरनेट के बंद होने के बाद भी। सभी दल के नेताओं को निशाना बना रहा है। गुस्साई भीड़ ने संसद भवन में आग लगा दी। संसद के भीतर भीड़ घुसती जा रही है और पुलिस काबू भी नहीं कर पा रही। संसद की यह तस्वीर बांग्लादेश की याद दिला रही है, जहां भीड़ इसी तरह प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर घुस गई और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। ये तो एक कैप्टन विंग कमांडर का ट्वीट है। महिला है, स्वयं कांग्रेस से जुड़ी हुई है, राहुल गांधी की मुरीद है। इसकी भाषा देखिए, कह रही है कि नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। आगे ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है जैसे कि ये निर्मला सीतारमण की साड़ी के ऊपर ही पूरा ट्वीट लिख रही हो।
इस महिला की जहनियत दूसरी महिला के लिए देखिए, यानी कि ये भी साफ साफ सोच रही है कि भारतवर्ष में भी इसी प्रकार की क्रांति होगी, सब स्टूडेंट्स भगा भगा करके इन लोगों को मारेंगे। और ऐसे में निर्मला सीतारमण भला साड़ी में कैसे ही भाग पाएगी। ये सारा का सारा ऑर्गेजम चल ही रहा था कि तभी सारे पिद्दी पत्तलकारों को ऊपर से संदेश आ गया। संदेश किस बात का? नेपाल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, वहां की जो सरकार है वो तो वामपंथी थी, उसका ना तो हिंदू धर्म से कोई लेना देना था, ना ही उसका सनातन से कोई लेना देना, और ना ही उसका दक्षिणपंथ अथवा राइट विंग से कुछ लेना देना। बल्कि जो स्टूडेंट्स मार रहे हैं वो दक्षिणपंथी हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमें नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। Thousands and thousands of youth of Nepal. अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। तो भाई कहीं पर भी इस प्रकार की अनारकी आती है तो कांग्रेसियों, वामपंथियों, मुसलमानों को ऑर्गेजम तो आता है, लेकिन नेपाल की जो घटना है ना, इसने पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। दरअसल बांग्लादेश और नेपाल के आंदोलन में जमीन और आसमान का फर्क है। इसको आप फिल्म के कुछ सीन से भी समझ सकते हैं। जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे आगे जाता नेपाल भी। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि ये तो देखिए पशुपति नाथ मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी तरीके से कोरी अफवाह है। ये वीडियो काफी पुराना है और यह वहां की परंपरा जो यात्रा निकलती है उसका एक हिस्सा था। जो फिलहाल की स्थिति है पशुपति नाथ मंदिर की, वो वीडियो देख लीजिए। अभी बीती रात का ही ये वीडियो है जो वहां के सज्जन लोगों ने हमें भेजा है। लोग खुद जाकर के पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको कुछ और प्रोटेस्ट की झलकियां दिखा देता हूं। कुछ दिनों पहले वहां पर हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने वाले बहुत उग्र आंदोलन हो चुके हैं। साथ ही साथ वहां की जनता इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी कि यहां की जो सरकार है बनी हुई, वामपंथी होने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की डिमांड को लगातार दबा रही है। नेपाल का इस समय पर प्रयोग पाकिस्तानी ताकतें कर रही हैं। नेपाल के अंदर इस्लाम का प्रादुर्भाव बढ़ता चला जा रहा है, वामपंथ का प्रादुर्भाव बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अचानक से वहां से खबर आती है कि नेपाल की सरकार ने काफी सारे एप्लीकेशंस बैन कर दिए। ऐसे में लोगों को यह बात लगी थी, अरे यार चाइना के एप्लीकेशंस बैन किए होंगे तो चाइना ने ही ये पूरा का पूरा आंदोलन करवाया होगा। तो वामपंथी अभी तक इसी ऑर्गेजम में थे, उनको पता ही नहीं था एक्चुअली कि कौन सी एप्लीकेशंस प्रतिबंधित हुई हैं। अगर आप इन एप्लीकेशंस के नाम सुन लोगे तो कोई भी वामपंथी, कोई भी इस्लामिक और कोई भी कांग्रेसी इस पूरे के पूरे आंदोलन की बड़ाई कर ही नहीं सकता। वो हिंदुस्तान में इसको कॉपी पेस्ट करने की बात कर ही नहीं सकता। और इसी कारण से अब सारे वामपंथी ना इस पूरे आंदोलन की आलोचना कर रहे हैं, इसके हिंसक होने पर लोगों की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि मारे जाने वाले लोग, जो पद छोड़कर भाग रहे हैं लोग, सारे के सारे वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे। उनका राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, दक्षिणपंथ से कोई लेना देना नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं कि नेपाल की सरकार ने ना 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित किया था, जिसके कारण से जेनजी के युवाओं ने भारी आक्रोश फैला दिया और वो सड़कों पर उतर आए थे। ये प्रतिबंध उन एप्लीकेशंस पर लगाया गया था जिन्होंने तथाकथित रूप से नेपाल का संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अब इन एप्लीकेशंस के नाम आप सुन लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये पूरा का पूरा आंदोलन करवा कौन रहा है। हुआ ये था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स, जिसको कि हम ट्विटर कहते हैं, इसके अलावा रेडिट और वाइबर, बोटिम और मैसेंजर, ये सारी की सारी एप्लीकेशन बैन कर दी गई थी। और ये सारी की सारी एप्लीकेशन ना भाई अमेरिका से संबंधित हैं। यानी कि ये जो आंदोलन वहां पर चल रहा है, ये जो आप लोग वहां पर हथियार देख रहे हो ना हो कि अमेरिका के बिजनेसमैन लोगों ने जाकर के वहां पर चिंगारी जलाई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि चीन की वहां जो एप्लीकेशन चल रही हैं, वो चाहे रजिस्ट्रेशन करवाएं अथवा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर टिकटॉक, वीचैट, अली एक्सप्रेस, क्वाड, शीइन और डुओलिंगो जैसे एप्लीकेशन चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, डीडी चॉक्सिंग,
बाइडू मैप्स, जो कि खुद चीन का बनाया हुआ मैप है, वो भी चाइना के अंदर चलता है। और टेंसेंट गेम्स भी चलते हैं, यानी कि जो पबजी का प्रत्युत्तर में आया हुआ नया गेम था। ये सारी चीजें चाइना की हैं और नेपाल के अंदर चल रही थी, यानी कि वहां की जो सरकार है ना, वो चाइना की मुट्ठी में थी। और इसी सरकार की मुखालफत वहां की जैनजी कर रही है, युवा कर रहे हैं। नेपाल के जितने भी अभी तक के नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे ना, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं। अभी जो हाल में इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा मामला आता है गिरिबंधु भूमि अदला बदली घोटाला। ये 2021 में हुआ था। ये घोटाला भूमि के अवैध हस्तांतरण और गलत तरीके से जमीन की अदला बदली संबंधित था। और इसको जानते हैं आप, ये तकरीबन 54,600 करोड़ नेपाली रुपए का था। यानी कि नेपाल के लोग प्रतिदिन 2000 की तादाद में नेपाल को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं ताकि वो वहां पर मजदूरी कर सके, और वहां की सरकार इस प्रकार के घोटाले कर रही है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। इनमें से एक था ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 2023 का। ये कोऑपरेटिव क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने की वित्तीय अनियमितताएं थी, जिससे कि जो निवेशक थे ना, उनके धन का बहुत दुरुपयोग हुआ था। और ये तकरीबन 13,600 करोड़ रुपए का घोटाला था। 2024 में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, वो था कोऑपरेटिव घोटाला। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, जिसमें कि जो सहकारी संस्थान होते हैं, वहां पर जो लोगों की बचत होती है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया था। और ये तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। एक हुआ फिर टैक्स स्टैंप घोटाला। इसमें भी हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी और राजस्व को इतना ही नुकसान हुआ था। टैक्स सेटलमेंट कमीशन घोटाला, यह हुआ तकरीबन 10 अरब नेपाली रुपए का। और इसमें बताया गया था कि आप टैक्स मत भरो, आपका हम सेटलमेंट कर देंगे। तो ये सारी चीजें जिस देश के अंदर चल रही हों, क्या वहां के दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी सनातनवादी लोगों का जागना नहीं बनता है? इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो माओवादी नेता है और पूर्व प्रधानमंत्री रहा है ना, बाबूराम भट्टाराई, इसकी खुद की पत्नी हिसिला यामी, इसके ऊपर उस कार्यकाल के अंदर बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। और ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। जो वहां के स्थानीय माओवादी कम्युनिस्ट नेता हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बड़े बड़े ठेके उठाए और उसमें काम किए घटिया, पैसा कमाया खूब सारा। इस समय पर अगर हम बेरोजगारी की दर देखें तो वहां पर 10.71% की बेरोजगारी दर चल रही है। आर्थिक असमानता ऐसी है कि देश की 56% संपत्ति कुछ चंद लोगों के पास में है। यही चीजें युवाओं में असंतोष बढ़ाती हैं। हर दिन लगभग 2000 नेपाली रोजगार की तलाश में विदेशों में पलायन करते हैं। 2000 को 365 से मल्टीप्लाई करके बताना कि नेपाल की कितनी जनता बाहर जा चुकी है। और ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ये स्टूडेंट्स को अपने कंधे पर क्यों उठाना पड़ा था? नेपाल की जो मुद्रास्फीति है ना मेरे भाई, वो 5.2 से लेकर 7.14% तक की चल रही है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरीके से खाली हो चुका है, जो इस समय पर करीब 10 अरब डॉलर के आसपास का होगा। इससे पता लगता है कि नेपाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसकी तुलना में यदि देखें तो भारत की मुद्रास्फीति 1.55% की है। भारत के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार 695 अरब डॉलर का है, जो नेपाल के पास केवल 10 अरब डॉलर है ना, हमारे पास में वो 695 अरब डॉलर है। नेपाल में जो बेरोजगारी की दर है वो 10.71% की है और 15 से लेकर 29 की आयु में तो ये 21% तक हो जाती है, जबकि भारत के अंदर औसतन 5.2% की बेरोजगारी है। नेपाल में जो बेरोजगारी है ना भाई, वो भारत से 2 से 4 गुना तक ज्यादा बढ़ जाती है, और खास तौर पर युवाओं के अंदर। अगर हम नेपाल के नेपोटिज्म की बात करें तो नेपाल के अंदर जितने प्रधानमंत्री अभी बन रहे हैं, ये सारे के सारे एक ही लीनिएज से आते हैं। ये सारे के सारे आसपास के परिवारों से ही आते हैं। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली, क्योंकि अभी अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पूर्व हो गए, और अन्य जो नेता हैं वो अपने करीबियों को सरकारी ठेके दिलवाते हैं, सरकारी नौकरियां दिलवाते हैं। माओवादियों का यहां पर वर्चस्व है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हिसिला यामी, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। ये अपने परिवारों, रिश्तेदारों और माओवादी कम्युनिस्ट लोगों को ही सारे ठेके दिलवा देते हैं। अगर हम भारत के नेपोटिज्म की बात करें, कहीं पर भी इस चीज को सर्च करेंगे तो केवल एक ही चीज हमारे सामने आएगी, और वो होती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर
अतीत से ही नेहरू गांधी के परिवार के कारण से नेपोटिज्म का काला धब्बा हिंदुस्तान के ऊपर लगता है। इसके अलावा कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व में ऐसा परिवार नहीं कि जिसने अपने नेतृत्व को दोबारा से दोहराया हो। अगर हम इससे भी आगे नेपोटिज्म की बात करें तो हमें पता लगता है कि चाहे वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव और आगे उनकी संततियां हों, उसके अलावा झारखंड से लेकर के कर्नाटक तक और तमिलनाडु से लेकर के अभी तक जो उड़ीसा में चल रहा था वहां तक, ये सारे के सारे ऐसे स्टेट रहे हैं जहां पर स्थानीय नेताओं ने नेपोटिज्म को खूब बढ़ावा दिया है। लेकिन आज की तारीख में हमारा युवा बॉलीवुड से नेपोटिज्म को खत्म करते करते, उसका विरोध करते करते राजनीति में भी उतर आया है। तत्कालीन जो केंद्र की सरकार है, यदि उनके भी बेटे बेटियां किसी पद पर काबिज होते हैं तो खुलेआम उनको गाली देने का काम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस समय पर नेपोटिज्म पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। रीजन ये है कि यहां पर उसके खिलाफ आवाजें उठती रहती हैं। हाँ, सड़कों पर लोग नहीं उतरते, लेकिन वोटिंग के टाइम या कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके टाइम पर उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे देते हैं। अगर हम लाल फीताशाही की बात करें तो भारत में भी ऐसा नहीं है कि लाल फीताशाही कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डिजिटल इंडिया, जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चल रहा है, इसने इसको काफी कम किया है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत 2020 में 63वें स्थान पर आ गया है और अब 5 साल के बाद में इसकी रैंकिंग में और भी अच्छे सुधार हो रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि भूमि अधिग्रहण हो गया या परमिट हो गया, इसमें देरी होती है। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ में तुलना करें तो नेपाल के अंदर लाल फीताशाही इस समय पर एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसके कारण से वहां के स्टूडेंट्स को इस प्रकार के डिसीजंस लेने पड़े। भारत के अंदर आपने पहले देखा होगा कि पासपोर्ट बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो या फिर जीएसटी बनवाना हो, इसके अलावा हम टैक्स रिटर्न जब भरा करते थे, ये सारी चीजें ऐसी होती थी कि इसमें महीनों तक चप्पल घिसनी पड़ती थी और इनको भरना तक, इनके फॉर्म भरना तक एक टेढ़ी खीर होती थी। शेयर निवेश करना हो या बाकी के इन्वेस्टमेंट हो, ये सारी चीजें दलालों के हाथ में हुआ करती थी। हर जगह रिश्वत चलती थी। खुद राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार से 100 पैसे निकलते हैं लेकिन आम जनता तक सिर्फ 15 पैसे पहुंच पाते हैं। प्रियंका गांधी ने तो इनसे आगे बढ़कर कहा था कि 15 पैसे भी नहीं पहुंचते, 5-10 पैसे ही पहुंचते हैं। जब हमें सड़क बनानी पड़ती है तो 100 में से 40 रुपए इधर उधर देने पड़ते हैं, हमारी सड़क नहीं बनती। और फिर अगर हमने अपना ठेकेदार रखा सड़क बनाने के लिए, दूसरा ठेकेदार नाराज हो गया तो वहीं पे सड़क रुक जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मजदूर हो या किसान हो, सबका पैसा एक क्लिक में 100 का 100 पैसा उसके अकाउंट में पहुंचता है। हालांकि पूरी तरीके से सब चीजें समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन जितना समाप्त हुआ है 1 दशक के अंदर हम लोगों को उसकी उम्मीद भी नहीं थी। अगर हम युवाओं के स्वरोजगार की बात करें तो विश्व बैंक की यूथ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ने 1,32,000 लोगों को अस्थायी रोजगार और 740 से अधिक रोजगार सेवा केंद्र स्थापित किए हुए हैं। ये मैं नेपाल की बात बता रहा हूं, लेकिन कुशल श्रम की कमी है। वहां के लोगों को कौशल ही नहीं सिखाया जा रहा, इसीलिए वो मेहनत मजदूरी या फिर गेट कीपिंग का काम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं है। यहां पर स्वरोजगार को लेकर के स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि NRLM, ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छी योजनाएं चली हैं। NRLM ने 1 लाख से अधिक छोटे महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए तकरीबन $164.3 मिलियन का ऋण दे दिया है। इससे पता पड़ता है कि भारतीय महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक मजबूती है और वो अपने रोजगार चला रही हैं। इसके अलावा यूपीआई हो या स्टार्टअप हब हो, ये सब चीजें नेपाल की तुलना में बहुत अच्छी हैं और यही कारण है कि वहां के स्टूडेंट्स अपने अंधकारमय भविष्य को देखते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और यही कारण है कि वहां की जनता नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मांग रही है। अब बात करते हैं युवाओं के लिए शिक्षा ऋण की। नेपाल की स्थिति बेहद खराब है। 15% पर आपको स्टूडेंट लोन मिलता है, जिससे कि केवल 14% कार्यबल के पास में ही माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा है और शिक्षा ऋण तक पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों की तो बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि वहां पर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कुशल श्रम की वहां पर बहुत ज़्यादा कमी है। यदि भारत में देखा जाए तो 8 से 11% पर आपको ये लोन मिल जाता है और विद्या लक्ष्मी पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, इन्होंने इस प्रक्रिया को और ज़्यादा सरल किया है, जिसमें कि दलालों का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इससे पता लगता है कि भारत के अंदर शिक्षा ऋण जो एजुकेशन लोन है वो नेपाल की तुलना में बहुत सुलभ है, सस्ता है और बच्चे इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं।
इसी तरह से भारत में नेपाल से अच्छे बिजनेस लोन भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ भारत के विश्व के सभी बड़े बड़े देशों के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, जबकि नेपाल इन मामलों में काफी पीछे रहा है। उसका केवल एक ही दोस्त या कह लीजिए मालिक रहा है, वो रहा है चीन, और इस समय पर चीन ही हाशिए पर पड़ा हुआ है। नेपाल के अंदर हो रहे इन आंदोलनों में वामपंथ या चाइना का कोई हाथ नहीं, बल्कि अमेरिका का हाथ तो बताया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको दिल से कहूं, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है ना, ये हाईजैक हो चुका है। इसको वहीं रहने वाले वामपंथियों, कम्युनिस्टों और इस्लामिकों ने हाईजैक कर लिया है। बच्चों के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब उसमें असली खेल आतंकवादी खेल रहे हैं। इनके हाथों में हथियार देखिए, इनकी क्रूरता, नृशंसता देखिए, और इसी के चलते वहां की जैन जी ने खुद पोस्ट डाल के कहा है कि अब हमारा आंदोलन हाईजैक हो चुका है भाई, अब इससे हम दूर हटते हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। नेपाल का हशर क्या होगा हम और आप अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे हुए उन लोगों को तो कम से कम इस चरम सुख से बचना चाहिए, जिनके पूर्वजों ने लाखों लोगों को जेल में सड़वा दिया, हजारों लोगों को मरवा दिया और हजारों लोगों की नसबंदी करवा दी। उन लोगों को तो कम से कम इस चरम सुख से बचना ही चाहिए, जिन लोगों ने जब जब जनता के हाथ में हिंसा का हथियार आया तब तब अपने परिवार के लोगों को खोया है। वो गांधी से लेकर इंदिरा से लेकर के राजीव तक सबका हशर देख चुके हैं। जिनके खुद के घर कांच के होते हैं, वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते। ये बात राहुल गांधी को समझ लेनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी तक इस सरकार के खिलाफ पहले भी आंदोलन हुए हैं, जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की डिमांड हुई है, ये सारी चीजें बताती हैं कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं उन ऑप्रेसिव माइंड के स्टूडेंट्स ने किया है, जो अभी तक लगातार दबाए जा रहे थे, जिन लोगों की अभी तक की सारी डिमांड ठुकराई जा रही थी। इसलिए हिंदुस्तान के वामपंथियों, इस्लामी को, तुम लोगों को इस चीज के लिए खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि एक दिन जनता यहां पर भी सड़कों पर उतरेगी। हाँ, जिस दिन 100 करोड़ हिंदू उतर आएंगे, हो ना हो उस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी पड़ जाए। और ऐसा हो भी सकता है आने वाले कुछ वर्षों में कि अगर ये सरकार अभी भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करती है तो जनता को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। और जैसा कि अमेरिका के सुर बदले हुए हैं, ट्रंप ने खुद ये ट्वीट करके बताया कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे संबंध जिनके साथ में हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी बात हो गई है, टैरिफ वैरिफ सब पे बात हो जाएगी। और कई बार वो इस बात को स्वीकार कर चुका है अब तो कि पाकिस्तान के ऊपर हमले में मैंने कोई युद्ध नहीं रुकवाया था। ये जो सारी चीज़ें अब आ रही हैं, बातें निकल करके ये भी स्पष्ट करती हैं कि नेपाल के अंदर जल्दी ही कुछ बड़ा घटित होने वाला है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि हिंदुस्तान में भी जनता बाहर निकलेगी, तो हाँ, वास्तव में निकलेगी, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की डिमांड लेकर निकलेगी, ना कि तुम्हारी तरह लाल किले पर खालिस्तानियों का आतंक मचवाने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और ये सत्य सनातन प्लेटफॉर्म आपका अपना है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। और अंत में फिर से मैं अपील करना चाहूँगा, हमारी पुस्तक मेंस लाइव्स मैटर, ये पुस्तक इस समय पर बहुत सस्ती चल रही है। इस पुस्तक को अवश्य खरीदिएगा। पुरुषों को अपने अधिकार जानने के लिए अपने आयोग की डिमांड पुरुषों को क्यों करनी है, इस अधिकार की सुरक्षा के लिए ये पुस्तक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।